सभी छात्र छात्रों को मेरा नमस्ते। आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 का ऐसे सब प्रश्न लेके आए हैं। इतना वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप इतना प्रश्न कर लेते हैं तो आप बहुत सारे प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में बहुत आसान से बना सकते हैं। तो हमने जो ये प्रश्न उठाया है, पूरे सिलेबस को, पूरे एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए ये प्रश्न को हमने यहाँ उठाया है। इसी कारण आप पूरी वीडियो में बने रहें और आप कोशिश करें कि कितने से कितने सारे प्रश्न सही कर पाते हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस क्लास को। इस क्लास में पहला प्रश्न है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो आप लोग को पता होगा कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो आप लोग साफ सुथरा आभासी प्रतिबिंब देगा, उत्तल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उत्तल। किस दर्पण में बनता है? उत्तल में। तो अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? यदि आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रवृत्ति जो है वो क्या होती है? तो आभासी तथा बराबर होती है। आभासी तथा बराबर होती है, याद रखिएगा, आभासी तथा बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। आप लोग पहले से पढ़े होंगे कि फोकस दूरी एफ जो है, एफ क्या होती है बताइए? एफ जो है वो हमारा क्या होता है? वक्रता त्रिज्या आर की आधा होता है। एफ बराबर आर अपॉन 2 होता है, आप लोग को सबको पता होगा। तो इसी कारण वो आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, याद रखिएगा, आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका इज द राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है इसका, देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है। तो याद रखिएगा, प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है मेरे प्यारे भाई? किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, दर्पण सूत्र है। अगला प्रश्न क्या है? दर्पण सूत्र है। देखिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए तो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग को पता होगा कि दर्पण सूत्र क्या होता है। आप लोग को सबको पता होगा कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो आप बिना देर किए बता सकते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो आप लोग को पता होगा 1/f बराबर, या 1/f प्लस 1/u बराबर होता है 1/v, ये होता है ना। तो ये थोड़ा सा देखिएगा मिस्टेक हो गया इसमें। इसका जो सूत्र होगा 1/u प्लस 1/v अपॉन 1/f होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ से प्रश्न इसका याद रखिएगा दर्पण सूत्र का। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब होगा। देखिए प्रश्न किस टाइप का पूछ दिया है कि एक प्रश्न दिया हुआ है इसमें कि एक गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण आप लोग को पता होगा गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण आप लोग को पता होना चाहिए। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण आपको पता है, इस टाइप का ये गोलीय दर्पण होता है। और इसके दो भाग हम लोग कर सकते हैं, जिसमें हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण निकाल सकते हैं। जैसे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण हम लोग निकाल सकते हैं। इस टाइप का दर्पण होता है, आप लोग को सबको पता होना चाहिए, इस टाइप का दर्पण होता है। तो एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? ये प्रश्न, ये नंबर है, उल्टा होगा, सीधा होगा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए जो गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो उल्टा होता है। क्या होता है? वो उल्टा होता है। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। इसका मतलब ये है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा अवतल। बी नंबर ऑप्शन सही होगा, अवतल का किया जाता है।
तो अगला क्वेश्चन है, मोटर चालक के सामने साइड मिरर, जो साइड जो देखने के लिए रहता है, पीछे देखने के लिए रहता है, वो दर्पण लगा होता है, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है आपको पता होना चाहिए। आप लोग गाड़ी चलाते होंगे तो, या आप गाड़ी के साथ बैठ के जाते होंगे, पिताजी या भाई चलाते होंगे, तो आप देखते होंगे कि कभी कभी टर्न आता है तो बैक गाड़ी को बैक से यानी शीशा जो होते हैं वो उसको देखते हैं, उसी को दर्पण बोलते हैं हम लोग। वो जो साइड मिरर में दर्पण लगा होता है उसको कौन सा दर्पण, यानी कौन सा दर्पण उसमें लगा होता है, ये पूछने की बात हो रही है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल होता है। कौन सा होता है? उत्तल होता है, तभी हम पीछे की वस्तुओं को देख सकते हैं। अगला है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो सर्च लाइट होते हैं उसका परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है? इसका प्रश्न का मतलब ये है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है? तो सर्च लाइट, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है? तो अवतल का होता है। किसका होता है? अवतल का, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या है? 10 नंबर है, प्रकाश की किरणें गमन करती। ये प्रश्न देखिए बहुत आसान है, सरल है, और ये ज्ञात भी है क्या किया जाता है। और बहुत सारे एग्जाम में, नहीं जैसे बात करें एग्जाम में इसका बहुत महत्व है। कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि प्रकाश रेखा गमन कैसे कर रही है, या उसका माध्यम क्या है, ये सभी दे सकती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो वो कैसे माध्यम करती है बताइए? तो वो सीधा करता है, सीधा रेखा में। तो याद रखिएगा, कभी कभी लिखा हुआ मिल जाएगा सरल। क्या लिखा मिल जाएगा? सरल। तो याद रखिएगा, सरल भी क्या हो जाएगा? सरल का मतलब ये होता है सीधा। वक्र का मतलब होता है इस टाइप का, ऐसे। तो ऐसे तो वो नहीं करेगा, और किसी भी दिशा में तो नहीं। आप मान जाइए कि ये टॉर्च है, ये मान जाइए टॉर्च है, ये टॉर्च है। अगर हम यहाँ से टॉर्च मार रहे हैं तो वो सीधा फोकसिंग जाएगी, ऐसे सीधा फोकसिंग जाएगी, आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसी कारण तो जो प्रकाश होगी वो सीधा गमन करेगा। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल में छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न क्या है? याद रखिए 12 नंबर प्रश्न, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ये देखिए प्रश्न इस टाइप का है, दाढ़ी बनाने में। ये बोल सकता है, प्रश्न ये भी पूछ सकता है, जो हजामत होते हैं, हजामती के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये भी अवतल का ही प्रयोग किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण जिसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितना होगा? अभी तुरंत बताए थे इन दोनों में संबंध क्या होता है। तो आप लोग को बताए थे फोकस दूरी बराबर क्या होता है, अभी फॉर्मूला अभी तुरंत बताए थे, एफ बराबर आर अपॉन 2 होता है। अगर हम बात करें यहाँ से, एफ आर कितना, त्रिज्या कितना दिया है? तो 40 सेंटीमीटर। तो 40 अपॉन 2 काट देंगे, कितना आ जाएगा? 20। तो ये कितना सेंटीमीटर रहेगा इसका? 20। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 55 डिग्री हो तो विचलन कोण कितना होगा? आपतन कोण 55 डिग्री हो तो विचलन कोण कितना होगा? तो याद रखिएगा, आपतन कोण आपके पास आई का मान दिया हुआ है, आई का मान दिया हुआ है 55 डिग्री। और आप लोग को पता है कि हम लोग जान रहे हैं कि आपतन कोण विचलन कोण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। तो 2i और 55 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए? तो 2i और 55 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए? तो जैसे ना, तो ये हम लोग का आ जाएगा 110। कितना आ जाएगा मेरा? 110। और 180 में 110 घटा दीजिएगा तो हमारे पास 70 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 70 बच जाएगा, ये याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या है? अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार बराबर हो जाए? यानी कहने का मतलब ये है कि एक अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण को किस जगह पे रखना चाहिए, कौन सी वस्तु है उसको किस जगह पे रखना चाहिए ताकि उसका प्रतिबिंब आकार का बराबर हो, यानी उसके बराबर हो जाए। तो बताइए कहाँ रखना चाहिए? वक्रता केंद्र पर, फोकस पर। ये फोकस लिखा हुआ है, याद रखिएगा, ये फोकस लिखा हुआ है, फोकस, ये फोकस लिखा है बी नंबर। ध्रुव पर, सभी पर। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो इसको रखेंगे हम लोग तो वो कहाँ रखा जाता है? तो वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, वक्रता केंद्र पर। हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है? हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है?
तो आप लोग को पता आना चाहिए हवा में क्या होती है, जल में क्या होती है और कांच में कितना होता है, ये सब चीज़ याद होना चाहिए। इसी कारण हमने उसको इस प्रश्न में ऐड कर दिया है। हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या हम लोग बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये भी बोल सकते हैं हवा में प्रकाश की चाल होती है। ठीक। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है ये बताइए। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 17 नंबर प्रश्न है कि जल में प्रकाश की चाल होती है। तो जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है बताइए। तो जल में प्रकाश की चाल, तो जल में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये थोड़ा सा देखिएगा कुछ गड़बड़ हो गया इसमें। जल में प्रकाश की चाल ये अलग होगा, ये इसका प्रश्न है। हवा में अलग होता है, हवा में ये 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जल में इतना नहीं होगा, जल में इतना नहीं होता है, ये गलत होगा। इसका जल में होगा मेरा 2.25 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2.25 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ये अच्छी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, देखिएगा। अब अगला जो प्रश्न होगा कितना नंबर होगा प्रश्न मेरा, 18 नंबर होगा। तो 18 नंबर देखिए क्या प्रश्न कह रहा है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस, ये देखिएगा 18 नंबर प्रश्न इसमें नहीं दिया गया है, तो उसके वो 18 नंबर छूट गया है, किसी कारणवश नहीं दे पाए। तो 19 नंबर क्या है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस पसंद करेंगे। आपको पता होगा, जो देखते होंगे, जो अखबार पढ़ते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि कुछ दूरी पर उसे साफ साफ अक्षर दिखाई नहीं पड़ते हैं, छोटे छोटे अक्षर होते हैं। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि एग्ज़ाम, जैसे कोई भी जॉब का तैयारी करता है, तो वहाँ जब नेत्र की टेस्ट लिया जाता है तो कुछ शब्द लिखे जाते हैं और पूछे जाते हैं वो कितनी होती है, ये क्या लिखा हुआ है, तो वो टेस्टिंग होती है। तो इसको पढ़ने के लिए कौन सा, यानी कौन सा लेंस और कितना दूरी पे होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग को साफ सुथरा पता होना चाहिए कि ये कितना दूरी पे होता है। तो ये मेरा होता है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी पे अवतल लेंस का होना चाहिए। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के पर अवतल लेंस के द्वारा ही हम लोग इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से। पेपर्स नहीं पढ़ने के लिए किए जाते हैं। इसी कारण देखे होंगे चश्मा श्रेणी में भी क्या दिया होगा, अवतल लेंस का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। किया तो दोनों लेंस का जाता है, जिसका जैसा दोष होता है वो, जैसे मान जाओ किसी प्रकार निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया, जरा दृष्टि दोष हो गया, तो उस समय जैसे मान लो दराज दृष्टि दोष हो गया, तो उसमें दोनों लेंस का प्रयोग किया जाने लगेगा, जिसे हम दुफक्सी लेंस बोले। आगे आगे प्रश्न मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं 20 नंबर की तरफ। 20 नंबर प्रश्न क्या है देखिएगा। निम्नलिखित पदार्थ का प्रदान, हाँ देखिए ये चीज़ को हमने इसलिए ऐड कर दिया है ताकि आप लोग इस चीज़ को याद रखिए बहुत एवरेज से। जैसे हवा का अपर्तनांक कितना होता है, हवा का अपर्तनांक 1 होता है। बर्फ का अपर्तनांक कितना होता है, 1.31 होता है। पानी का अपर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 होता है। एल्कोहल का अपर्तनांक कितना होता है, 1.36 होता है। और कांच का अपर्तनांक कितना होता है, 1.52 होता है। जैसे केरोसिन तथा तारपीन जो होता है उसका अपर्तनांक कितना होता है, 1.7 होता है। बेंजीन का कितना होता है, 1.50 होता है, 1.5 ये। क्राउन कांच का कितना होता है, 1.52 होता है। फ्लिंट कांच का कितना होता है, 1.65 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, 1.78 होता है। अब रूबी का अपर्तनांक कितना होता है, 1.71 होता है। नीलम का कितना अपर्तनांक होता है, 1.77 होता है। और हीरा का अपर्तनांक कितना होता है, 2.4 होता है। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अपर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का होता है। और आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि सबसे कठोर पदार्थ हम लोग का हीरा होता है, और हीरा का अपर्तनांक 2.42 है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। हाँ देखिए इसमें तरंगदैर्घ्य से दो संबंधित प्रश्न आते हैं कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। तो इसी कारण हमने क्या किया, दोनों प्रश्न को एक ठियां रख दिया है ताकि आपको याद अच्छी तरह से हो जाए। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो आप लोग याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो अधिक होता है वो मेरा लाल रंग का होता है। किसका होता है, लाल रंग का होता है। इसी कारण आप देखते होंगे कि
कोई भी आप जैसे रोड पे चलते होंगे, सड़क पे चलते होंगे, तो वहाँ पे देखते होंगे जो खंभे टाइप के दिए होते हैं उसमें रेड दिया होता है, रेड कलर का दिया जाता है, ताकि आप उसको दूर से भी देख सकते हैं। देखते होंगे ट्रेन का जो सिग्नल होता है, ट्रेन का जो बल्ब होते हैं या ट्रेन को जो सिग्नल दिए जाते हैं, वो आपको दूर से भी दिखाई देने लगेगा, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और लाल रंग का संकेत खतरा का देता है, ठीक है, ताकि वो दूर से ही देख सके। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है, लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो याद रखिएगा इसमें बैगनी का सबसे कम होता है। किसका होता है, बैगनी का सबसे कम होता है। तो आप लोग को आशा करते हैं कि आप लोग 23 नंबर प्रश्न तक आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और आप कितने प्रश्न सही किए हैं अभी यहाँ तक में आप कमेंट में लिखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 24 तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है, लेंस सूत्र क्या होता है। देखिए बोले थे ना आपको इस चैप्टर में दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र, ये दोनों ऐसे सूत्र हैं बहुत बार पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा 1/v/1/u बराबर 1/, ये होता है दर्पण सूत्र। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र। याद रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, ठीक है, दर्पण सूत्र बोलते हैं। और लेंस सूत्र जो होता है ये होता है मेरा लेंस सूत्र। याद रखिएगा ये होता है मेरा लेंस सूत्र, जिससे याद रखिएगा। अब ये तो फालतू दिया गया था, ये याद रखिएगा दर्पण सूत्र ये होगा, लेंस सूत्र वो हो जाएगा, ठीक है। अगला, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दर्पण तो आप लोग देखे होंगे, गोले दर्पण पढ़े होंगे और समतल दर्पण पढ़े होंगे। समतल दर्पण पढ़ने के बाद गोले दर्पण में अब 2 दर्पण पढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक वैज्ञानिक कहता है कि एक दर्पण और आ गया है, ठीक है। तो सभी मिला के 3 दर्पण हो गए मेरे। दर्पण इसमें कितने प्रकार हो जाएंगे, 3 दर्पण हो जाएंगे, ठीक। तो याद रखिएगा मुख्य रूप से ये 3 होते हैं। अभी तक आप लोग पढ़े होंगे, एक समतल पढ़े होंगे, एक गोलीय पढ़े होंगे, एक समतल पढ़े होंगे, एक गोलीय पढ़े होंगे। तो गोलीय में 2 प्रकार होते हैं, एक उत्तल होते हैं और अवतल होते हैं। आगे चल के हम उत्तल और अवतल का प्रकार बताएंगे, ठीक है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। आपको आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे बेहतरीन ऐसे वीडियो लाए हैं आपके लिए। आप एक बार पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको अनुभव हो जाएगा कि हम कितना तैयारी अपने अंदर कितना तैयारी कर सके हैं और कितना किए हैं। आज ही आप लोग पता चल जाएगा, और आप आज ही आप लोग बता भी सकते हैं कि आप कितने तैयारी किए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेंस कितने प्रकार, तो लेंस आपका कितने प्रकार का होता है आप लोग को पता होना चाहिए कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं हमारे। जल्दी बताइए लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा लेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आवर्धन m बराबर क्या होता है। सिंपली अगर आवर्धन के सूत्र पूछा जाए तो आपको पता होगा कि जो वेग होते हैं, वेग में परिवर्तन या बोल सकते हैं, और वस्तु की जो दूरी है उसी के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। और आवर्धन हमेशा माइनस में होता है। याद रखें m बराबर -v/u, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो 27 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 27 का ऑप्शन बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है निम्नलिखित में कौन मात्रक हीन राशि है। निम्नलिखित में कौन मात्रक हीन राशि है। तो आवर्धन एक ऐसी राशि है जो मात्रक हीन राशि है, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे लेंस, लेंस का आप क्या बोल सकते हैं, इसका लेंस का मात्रक निकाल सकते हैं सेंटीमीटर, डायप्टर, और क्षमता का भी डायप्टर, लेंस को सेंटीमीटर में माप सकते हैं, क्षमता को डायप्टर में माप सकते हैं, दूरी को मीटर में माप सकते हैं। लेकिन आवर्धन एक ऐसी मात्रक है, ये मात्रकहीन राशि, ये मात्रक नहीं है, मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। याद रखिएगा ये मात्रकहीन राशि है, हमेशा याद रखिएगा ये मात्रकहीन राशि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उत्तल लेंस का एक भाग है। देखिए हम बताए थे ना आपको कि आगे जाके हम उसका प्रकार बताएंगे, ठीक है। उत्तल लेंस का एक भाग है, तो याद रखिए उत्तल लेंस का एक उभयोत्तल है, समतलोत्तल है, अवतलोत्तल है, इन सभी। उभयोत्तल मतलब क्या होता है, इसमें याद रखिएगा इसमें दोनों उत्तल होना चाहिए। दोनों कौन सा दर्पण हो जाएगा, दोनों कौन सा लेंस होगा, उत्तल। जिसमें दोनों उत्तल हो उभयोत्तल, जिसमें एक समतल और एक उत्तल हो उसको समुत्तल, जिसमें एक अवतल और एक उत्तल हो उसको क्या बोलते हैं, अवतलोत्तल, ठीक है। ये सभी जो एक बार फिर से सुनिएगा, जिसमें दोनों उत्तल हो उभयोत्तल, जिसमें एक सम और एक उत्तल हो तो उत्तलोत्तल हो जाएगा, और सम उत्तलोत्तल हो जाएगा, और जिसमें एक अवतल और एक उत्तल हो उसे अवतलोत्तल बोलेंगे, ठीक है। तो डी नंबर इनमें से सभी ऑप्शन आ जाएगा। याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन हम लोग का क्या आ जाएगा, सभी हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन मेरा क्या होगा, सभी हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरा, सही हो जाएगा, डी नंबर सभी। निम्नलिखित में कौन उत्तल लेंस का एक भाग है।
निम्नलिखित में कौन उत्तल लेंस का भाग है। देखिए थोड़ा सा इसमें एक दिक्कत आएगी है, ये उत्तल लेंस नहीं होगी बल्कि ये अवतल होगा। यहाँ पर कर लीजिएगा, ये अवतल होगा मेरा, क्या होगा, अवतल, अवतल लेंस होगा, याद रखिए। निम्नलिखित में कौन अवतल लेंस है, तो अवतल में अव्यावतल, अव्यावतल किसको बोलेंगे, जिसमें दोनों अवतल हो। समतलावतल, समतला मतलब कैसे, जिसमें एक समतल हो और एक अवतल हो, समतलावतल बोलेंगे। और उतलावतल किसे बोलेंगे, जिसमें एक उत्तल हो एक अवतल हो। यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध है। अगर बात करें क्षमता, P बराबर, इसका सूत्र होता है 1/f, P बराबर 1/f होता है। या क्रॉस मल्टीपल से इसको गुना करेंगे तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं 1 बराबर क्या लिख सकते हैं हम उसको, ये अगर हम f बराबर निकालना है तो f बराबर 1/p भी लिख सकते हैं इसका, ये चीज़ याद रखिएगा। f बराबर 1/, यानी f बराबर लिखेंगे 1/p, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए श्वेत प्रकाश कितने प्रकार होते हैं, आप लोगों को पता होगा। जब प्रिज्म से गुजारा जाता है, आप लोगों को पता होगा यहाँ पर, यह जब प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब प्रिज्म से गुजारा जाता है, देखिएगा यहाँ पर, यह जब प्रिज्म से हम लोग गुजारते हैं, प्रिज्म से जब हम लोग गुजारते हैं, तो जब प्रिज्म, देखिए यहाँ पर क्या है, एक मान जाइए प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, और इसमें प्रिज्म से अगर मान जाइए कोई प्रकाश गुजरता है, तो प्रकाश गुजरने के बाद ये कितने रंग में कन्वर्ट हो जाता है, 7 रंगों में कन्वर्ट हो जाता है, 7 रंगों में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश बोलते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, और सिर्फ अगर लेंस की मात्रक की बात करें तो वो सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और क्षमता की बात करें तो वो डायोप्टर होता है, हमेशा याद रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कौन सा पदार्थ ऐसा है जो कि लेंस नहीं बनाया जाता उसका, तो आप लोग को पता है कांच, कांच का तो हम लोग लेंस बना सकते हैं, शीशा का भी लेंस, शीशा और कांच कोई, ये आपको जो है ना, ये आपको एक उलझाने के लिए प्रश्न दिया गया है। शीशा, शीशा और कांच में कोई फर्क है क्या, कोई फर्क नहीं है। अब मिट्टी, मिट्टी क्या, मिट्टी से हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस नहीं बना सकते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। मिट्टी से हम लोग नहीं बना सकते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। मिट्टी से हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, लेंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, चलिए तो याद रखिएगा इसको, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा। मान जाइए किसी, कोई बीम का मतलब यहाँ बताया जा रहा है वस्तु है, बीम का मतलब क्या हो रहा है, वस्तु, बीम का मतलब है वस्तु। तो वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज, यानी कि जिस टाइप का वस्तु है उतना ही साइज का हमें वो प्रतिबिंब प्राप्त हो, और उस वस्तु को हम उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, या लेंस के मुख्य फोकस पर रखें, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखें, या हम बोल सकते हैं अनंत पर रखें, या प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखें, ये कहाँ रखे हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए फोकस के दूरी के दुगनी दूरी पर रखना चाहिए, ये चीज़ बी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये चीज़ आप याद रखिए, उत्तल का किया जाता है, आपको पता भी होगा उत्तल का किया जाता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आपके पास कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, क्या होता है जल्दी बताइए, तो साइन अपान अपवर्तनांक आपको पता है, म्यू बराबर साइन अपान टू साइन आर होता है, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, अवतल लेंस का मान हमेशा धनात्मक होता है, और अवतल लेंस में धनात्मक आवर्धन का मान क्या हो जाएगा, 1 यानी कि V/U हो जाएगा, V/U। और यही चीज़ अगर उत्तल लेंस में पूछता तो -V/U होता है। उत्तल लेंस में क्या हो जाता है, ये उत्तल लेंस में क्या हो जाता है, -V/U।
-v/u हो जाता अगर उत्तर में पूछता तो। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? मान लीजिए कोई प्रिज्म से मान लीजिए किसी सघन माध्यम से बिल माध्यम में जा रहा है और अगर निर्गत किरण बन रहा है तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? तो याद रखिएगा निर्गत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। आप लोग प्रकाश के परावर्तन में भी पढ़े होंगे कि परावर्तित आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रोगियों का नाक, कान, गला की इलाज के लिए डॉक्टर जो लेंस का प्रयोग करते हैं वो कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? आप लोग को पता होगा कि जो हमारे कोई भी जैसे हम लोग को भी किसी प्रकार दिक्कत होता है तो डॉक्टर लोग चेक करते हैं तो उसमें लेंस कौन सा लेंस लगाते हैं ताकि वो अच्छी तरह से हमारी बीमारियों को पकड़ सके, हमारे उस जगह को देख सके साफ साफ, ताकि किस प्रकार की उसमें बीमारियां हैं तो वो डॉक्टर जी जो है वो किस चीज़ का यानी कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं ये बताइए आप लोग। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो 39 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा सही बताइए तो उत्तल का करते हैं। किसका करते हैं? उत्तल का। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, उत्तल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में आपको पहले भी बता दिए, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। ये चीज़ याद रखिए, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम कहाँ रहना चाहिए बताइए। देखिए उत्तल लेंस तब बनेगा तो ठीक है, लेकिन वो रहना कहाँ चाहिए ये बताइए। फोकस यानी प्रतिबिंब बनता है जब बीम कहाँ, बीम मतलब वस्तु, वस्तु कहाँ रहना चाहिए जो इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बने, आप लोग बताइए तो कहाँ रहना चाहिए। तो याद रखिएगा फोकसांतर से कम दूरी पर, फोकसांतर से कम दूरी पर, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले जो क्वेश्चन है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां कहाँ मापी जाती है? तो आप लोग को पता होना चाहिए सभी दूरियां कार्तिक चिन्ह जो नए कार्तिक चिन्ह होते हैं उसके अनुसार हम लोग सभी दूरियां को प्रकाशिक केंद्र पर मापते हैं। वही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भूले ना, बहुत ही अच्छी तरह से याद रखें और इतना बेहतर तैयारी करें ताकि आप लोग को अच्छी तरह से अच्छा स्कोर मिले, ठीक है। और थोड़ा सा ब्रेक आप लोग से चाहते हैं, और यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल का नाम है SPGS एकेडमी। आप जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़ें और आपको पूरी साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश की क्लास 10th की और 12th की जितने भी छात्र हैं उसको भी जुड़ाएं और सभी विद्यार्थी पूरी तरह मेहनत करके अच्छे से तैयारी करें ताकि अच्छा रिजल्ट बने और हम आप लोग के साथ हमेशा बना रहेंगे, ठीक है। तो अगले प्रश्न चलते हैं। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार व्यास का कहलाता है। आप समझो यहाँ पर, या गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार व्यास क्या कहलाता है? तो आप लोगों को पता है द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, क्या कहलाता है? द्वारक। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है? नेत्र में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है बताइए। अब हम लोग का आंख है और आंख में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करेगा आप लोग बताइए। आंख में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करेगा जल्दी बताइए। आप लोगों को किसी को पता है बताइए जल्दी जल्दी। नेत्र में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है? कहाँ से प्रवेश करता है जल्दी बताइए। चलिए अगर बता दिए तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप ध्यान से देखिए। तो नेत्र में प्रकाश जो है वो हमारे कार्निया से प्रवेश करती है। कहाँ से? कार्निया से। आप इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़े होंगे। कार्निया से। नेत्र में कौन सा लेंस होता है? आपको पहले भी बता दिए हैं नेत्र में कौन सा लेंस होता है, ताकि हम सभी चीज़ को बढ़िया से और अपने नेत्र के माध्यम से उसे उल्टा और सीधा समझ सकते हैं कि वो कैसा है। नेत्र में कौन सा लेंस होता है बताइए। तो याद रखिएगा उत्तल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तल। मानव नेत्र में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? ये भी बहुत काफ़ी यानी सोचिए कि बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए, बहुत छांट के, मरोड़ के, तोड़ के। सोचिए, नहीं कहता है समुद्र में से उसको नहीं, मोती को हेरा जाता है उसको खोज के लाना, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को लाए हैं। मानव नेत्र में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है बताइए। मानव नेत्र में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा जो होता है वो हमारे रेटिना पे होता है। कहाँ होता है? रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है?
पीत बिंदु में कौन सा तंतु होता है? आप लोगों को पता होगा तंतु दो प्रकार के होते हैं, एक शंकु तंतु होता है, एक क्षण तंतु होता है। अब पीत बिंदु में कौन सा तंतु होता है आप लोगों को बताना है। तो पीत बिंदु में जो हमारे होते हैं वो शंकु तंतु होते हैं। कौन सा होता है? शंकु तंतु होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता जिसको बोलते हैं। वो 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है? आप याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष किस वस्तु को जाता है, किस व्यक्ति को होता है। देखिए मान जाइए कि कोई व्यक्ति है, वो निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। तो और उसको ठीक करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं उसे किस लेंस का चश्मा दिया जाता है? आप लोग देखे होंगे बूढ़े पुराना चश्मा लगाते होंगे, उसमें लेंस लगा रहता है, ठीक है। तो जो बूढ़े पुराने होंगे देखे होंगे, उसमें जो चश्मा लगाता है उसमें देखे होंगे 2 लेंस लगा रहता है। ये चीज़ याद रखिएगा, 2 लेंस लगा रहता है। और इस जैसे ये ऐसे करके लेंस लगा रहेगा, ऐसे करके याद रखिए इसमें लेंस लगा रहता है। और ये चीज़ याद रखिए कि इसमें कौन सा लेंस होता है ये बताना है आपको। इसमें कौन सा लेंस होता है बताइए, इसमें कौन सा लेंस होता है? तो याद रखिएगा इसमें अवतल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करना पड़ता है? अवतल लेंस का करना पड़ता है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष का उपचार। अब देखिए निकट दृष्टि दोष का दूरदृष्टि में क्या होगा? अब दूर की वस्तु दिखेगा ही नहीं, निकट की वस्तु दिखेगा, तो दूरदृष्टि दोष का उपचार हो गया। तो दूरदृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा? यानी दूरदृष्टि दोष पैदा हो गया। अब दूरदृष्टि दोष को हम कैसे ठीक करेंगे? तो उसके लिए हमें उत्तल लेंस चाहिए। कौन सा लेंस चाहिए? उत्तल लेंस। तो हमारे 50 को जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए नंबर सही होगा, 50 का ए नंबर सही हो जाएगा। अब उसके बाद आता है जरा दृष्टि दोष। ले अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जरा दृष्टि दोष कभी दूर का दिखे, कभी यानी थोड़ा थोड़ा दूर का, थोड़ा थोड़ा नजदीक का, थोड़ा थोड़ा दूर का, थोड़ा थोड़ा नजदीक का, तो उसे हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। अजरा दृष्टि दोष को किस? अब जरा दृष्टि दोष है तो कभी दूर का भी कम दिख रहा है, नजदीक का भी कम दिख रहा है। अब डॉक्टर करेगा क्या? तो डॉक्टर ने एक ऐसा अवतल लेंस का चश्मा बनाया है ताकि उसे पहनने के बाद आप दूर को भी देख सकते हैं, नज़दीक को भी देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं बाईफोकल। क्या बोलते हैं? बाईफोकल या द्विफोक्सी लेंस। ये द्विफोक्सी है, फॉक्सी नहीं समझना, द्विफोक्सी है, याद रखना, द्विफोक्सी। तो याद रखना जरा दृष्टि दोष के लिए कौन सा हो जाएगा? द्विफोक्सी, जिसको बाईफोल बोलते हैं, बाईफोकल बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, बाईफोकल ज़्यादा लिखा रहता है, ठीक है। अब उसके बाद एक आ जाता है अबिंदुकता। आपको बताए थे दृष्टि दोष का 4 प्रकार होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। आपको बता दिए थे पहले। और आप याद रखिएगा कि दृष्टि दोष हमारे 4 हो गए, चारों को उपचार हमने बता दिया। तो चारों को उपचार जब बता दिया तो अब एक बच गया है अबिंदुकता। और बिंदुकता दोष इसका प्रयोग किसके द्वारा करें? बेलनाकार द्वारा। किस टाइप का होता है? बेलनाकार। बेलनाकार का एक लेंस बनाया जाता है इस टाइप का, याद रखिएगा। बेलनाकार का एक लेंस बनाया जाएगा, इस टाइप का बेलनाकार का एक लेंस बनाया जाएगा, ऐसे एक बेलनाकार का लेंस बनाया जाएगा ऐसे करके। और इसी लेंस को आपके चश्मे में फिट किया जाएगा और तभी आपको देगा, तब आप अच्छे से देख सकते हैं और बिंदुकता दोष को हटा सकते हैं, ठीक है। सामान्य नेत्र के दूर बिंदु क्या है? इसमें बहुत सारे विद्यार्थी गलत करते हैं, याद रखिएगा। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी गलत, जब हम यहाँ पर या ट्यूशन में टेस्ट ले रहे थे तो उसमें भी बहुत सारे विद्यार्थी गलत कर रहे थे। लेकिन भाई ऐसा गलती नहीं करना है, ऐसा गलती आपको नहीं करना है यार। अब ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, और गलती होने के बाद आपको अच्छा नंबर नहीं आएगा और आप अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब यही समझ में आएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये बेलनाकार लेंस था। देखिए सामान्य नेत्र के लिए अगर जो दूर बिंदु पूछ रहा है, दूर बिंदु वो यानी कहने मतलब ये है कि सामान्य आंख से वो कहाँ तक देख सकता है, दूर बिंदु उसका कहाँ तक हो सकता है। तो याद रखिएगा दूर बिंदु हम बहुत यहाँ से खड़ा होकर देखेंगे, अभी जहाँ बैठे हैं वहाँ से आप कहाँ तक देख सकते हैं? तो बहुत दूर तक देख सकते हैं, तो वो हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, अगला प्रश्न है मेरा, स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? यानी स्पेक्ट्रम में होता है, स्पेक्ट्रम जान रहे हैं ना, स्पेक्ट्रम प्रिज्म जो हम लोग प्राप्त करते हैं स्पेक्ट्रम प्रिज्म के द्वारा, तो उसमें किस रंग का जो है ना झुकाव बहुत अधिक होता है? तो याद रखिएगा इसमें क्या, नारंगी का होता है, हरा का होता है, कि लाल होता है, कि बैगनी का? तो बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी लड़ का। याद रखिएगा बैगनी, बैगनी, बैगनी। चलिए
अगला क्वेश्चन है, समान आंख के लिए दर्शन की न्यूनतम दूरी। देखिए अब यहाँ प्रश्न, एक प्रश्न हमने पहले बताया था जिसमें बोले थे अनंत के लिए, इसी दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब भी सामान्य आंख के लिए बोले दर्शन की न्यूनतम दूरी आ गया, देखो यहाँ पर न्यूनतम दूरी, तो उसके लिए ना आप नजदीक कहाँ तक देख सकते हैं। अभी आपके पास अगर कलम कॉपी है तो कलम कॉपी लीजिए और आप उसको आंख में सटाइए, देखिएगा नहीं देख पाइएगा, थोड़ा सा दूर करके रखिएगा तभी आप अक्षर को पढ़ पाइएगा। लगभग मिनिमम सोचिए 25 सेंटीमीटर पर, और 25 सेंटीमीटर से अगर और करीब आप अपने आंख में सटाते हैं तो सही सही आप देख नहीं पाइएगा और सही सही आप पढ़ नहीं पाइएगा। तो इसका कहने मतलब यही है, समान आंख के लिए दर्शन यानी देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, कम से कम कितना दूरी पर रखना चाहिए। और हमेशा सभी लोग को ये चीज़ याद रखना चाहिए, हमेशा आप किताब पढ़िए या किसी या अखबार पढ़िए, किसी भी चीज़ को देखिए, मोबाइल देखिए, तो आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पे देखिए और थोड़ा सी दूरी बना के देखिए, तो इससे आपकी आंख पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आता है, शुक्राणुओं जो होता है, शुक्राणुओं की संख्या कहाँ होती है, यानी संख्या कहाँ होती है, तो इसकी जो संख्या सबसे अधिक होती है वो हमारी मस्तिष्क में होती है। याद रखिए मस्तिष्क में, मस्तिष्क में। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, तो नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है आपको पता होगा। नेत्र गोलक जो हमारे अंदर गोलक होते हैं नेत्र का, आंख वाला, उसका व्यास कितना, व्यास मतलब समझ रहे हैं ना, डी, व्यास कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। चलिए ये आपका ये जो है खत्म हो गया। आपके 50 को कितने प्रश्न हो गए, लगभग में आपके 57 प्रश्न हो गए। और ये आपका पार्ट 1 था। आपकी पूरी साइंस की तैयारी कराई जाएगी पूरी तरह से, एकदम पूरे निचोड़ की, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा यहाँ पर। साइंस का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, थ्योरी सभी हो जाएगी। बस अभी से आप बने रहिए। और यदि आपसे एक ही बात बोलना चाहेंगे, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल से जुड़े नहीं हैं, आप जुड़ जाइए, ये आप ही का फ़ायदा के लिए है। ठीक है, चलिए आपके लिए सो मच, यानी सभी को, सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।